हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है आपके जनरल साइंस की, ठीक है। जिसमें जो टॉप जो मोस्ट PYQ अभी जो रिसेंटली हाल ही एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं ना, उनके बारे में हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस क्लास से आपको लगभग 2 या 3% तो ऐसे बन ही जाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे भी राजस्थान में हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है वह है क्लास 4th का, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। वैसे ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि ये PYQ है इसलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं जनरल साइंस के जो PYQ है वो। पहला प्रश्न जो अब आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन जो सी है उसका जो रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या नाम है? रेटिनोल है या थायमीन है या एस्कार्बिक जो अम्ल है वो है या टोकोफेरोल है? क्या नाम हो सकता है? थायमीन हो सकता है या रेटिनोल है या एस्कार्बिक जो अम्ल है वो है या टोकोफेरोल है। विटामिन सी का नाम पूछा है इन्होंने। देखिए विटामिन जो सी का नाम है ना वो है एस्कार्बिक अम्ल। क्या नाम है? तो जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए विटामिन सी की कमी से एक रोग भी होता है, इसकी कमी से ना एक रोग होता है, उसका नाम है स्कर्वी रोग। क्या नाम है? स्कर्वी रोग, ठीक है। ये याद रखना है। विटामिन जो सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपके स्कर्वी जो स्कर्वी रोग है वो होता है, ठीक है। किस इसकी कमी से, समझ में आ गई बात? चलिए तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। अपना जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्या ऑक्सीजन पाई जाती है या नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑर्गन है, ठीक है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल के अंदर जो है सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी गैस है? तो देखिए अगर वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की बात करें ना, सर्वाधिक गैस की, तो वो आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में लगभग लगभग 78 पाई जाती है, समझ में आ गई। लेकिन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो आपके लगभग 21% है। कितनी है? 21%। समझ में आ गई। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और नाइट्रोजन 78%। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चले आगे। चलिए तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की। अच्छा, कोशिका के बारे में पूछा गया है कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की। रॉबर्ट हुक ने की है या लुई पास्चर ने की है या एडवर्ड जेनर ने की है या डार्विन ने की है? चार्ल्स डार्विन ने की है। किसने की है? कोशिका की खोज के बारे में पूछा गया है। ये भी हाल ही के एग्जाम में आई हुई जो PYQ है वो है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो कोशिका की खोज है वो आपके 1665 के अंदर करी गई है। कब की गई है? 1665 के अंदर, ठीक है। और ये जो एक पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल का जो एक टुकड़ा होता है ये उसकी कोशिका है, ठीक है ना। सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1665 के अंदर। जो पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल, पेड़ की जो छाल होती है ना, सबसे पहले इसी का पता लगाया गया था। समझ में आ गई। तो पेड़ की छाल के एक टुकड़े से कोशिका की खोज की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। फोर्थ जो आपका फोर्थ प्रश्न है वो है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? क्या हड्डी सबसे कठोर है या जो दांत का एनिमल होता है ऊपर वाला हिस्सा वो कठोर है या नाखून कठोर है या फिर खोपड़ी जो आपके खोपड़ी है वो कठोर है? कौन है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो देखिए अगर हम मानव शरीर में सबसे कठोर जो है पदार्थ की बात करें ना, तो वो आपके होता है दांत का इनेमल। क्या होता है? दांत का इनेमल। अब देखिए दांत का इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर क्यों होता है? वो कठोर इसलिए होता है क्योंकि वो किससे बना होता है? वो आपके जो कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उससे बना होता है। समझ में आ गई। जो कैल्शियम है और फॉस्फेट से बना होता है, इसके कारण ये सबसे कठोर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चले आगे। चलिए तो चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर।
पांचवा प्रश्न है गोबर गैस, अर्थात तो बायोगैस है ना, उसका मुख्य घटक पूछा है। बायोगैस का मुख्य घटक गोबर गैस, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक पूछा है इन्होंने, क्या है, मीथेन है या इथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है, क्या है इनमें से बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए अगर बायोगैस के मुख्य घटक की बात करें ना तो वो आपकी मीथेन है। क्या है, मीथेन। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए बायोगैस मीथेन अर्थात CH4, ठीक है, CH4 बायोगैस मतलब CH4, ये मुख्य घटक है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। चले आगे, चलिए तो चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों, अच्छा गुणसूत्रों की संख्या पूछी है इन्होंने कितनी होती है, और जोड़े भी बताए आपने। देखिए मानव जो आपके गुणसूत्र है वो होते हैं आपके 46, कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। और जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। कितने जोड़े, 23 जोड़े। समझ में आ गई। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। और जो जो व्यवस्थित जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 23 होते हैं। चले आगे, चलिए तो चलते हैं अपने अब सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, अच्छा, कि धातु को चाकू से आसानी से, कौन सी धातु है जिसको है ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जो कि चाकू से कट सकती है। कौन सी धातु है, क्या तांबा चाकू से कट सकती है, या लोहा, या सोडियम, या एल्यूमिनियम। वो कौन सी धातु है जो आपके चाकू से कट सकती है। क्या तांबा कट सकता है चाकू से, क्या लोहा कट सकता है, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। देखिए ये तो सभी को पता है कि जो आपके तांबा है वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या लोहा कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या सोडियम कर सकता है, कट भी सकता है। एल्यूमिनियम कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम भी जो है आपके नहीं कर सकता। इसमें कौन कर सकता है, तो वो आपके कर सकता है सोडियम। सोडियम जो है आपके चाकू से काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो है सोडियम है ना, ये मतलब क्रियाशील है, मतलब ये क्रियाशील धातु है। एक तो ये मुलायम होती है, क्या होती है, एक तो होती है मुलायम, और एक जो है ये क्रियाशील है। क्या ये क्रियाशील है, इस कारण ये कट सकती है। समझ में आ गई बात। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चले आठवें प्रश्न की ओर, चलिए तो अब चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन है, क्या विटामिन ए है, या विटामिन बी है, विटामिन सी, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया है ना, ऑप्शन के हिसाब से बोल दिया। विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन जो है डी है, या विटामिन के है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें से, सूर्य के प्रकाश में पूछा है कौन सा विटामिन है। देखिए अगर हम सूर्य के प्रकाश जो है उनके बारे में बात करना, तो सूर्य के प्रकाश मतलब हमारे शरीर में विटामिन डी का जो है संश्लेषण प्रदान करता है। क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण प्रदान करता है, ठीक है। तो सूर्य में कौन कौन सा होगा विटामिन, तो डी होगा, क्योंकि वो में क्या दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है ना, तो विटामिन डी दे रहा है। समझ में आ गई बात। देखिए सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन देता है, विटामिन डी का संश्लेषण प्रदान करता है ना। और ये जो है आपके हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूर्य का प्रकाश है ना, क्या देता है हमें, विटामिन डी देता है, और ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा सही, सी। चले आगे, चलिए तो चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न तो अच्छा ये तो बिल्कुल सही है ना, आसान सा सवाल। ये तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये तो सभी को पता ही है ना, आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जिसका अनुसार जो आपके ब्रह्मांड में जो है प्रत्येक वस्तु है ना एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन यही है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है कि कोशिका भित्ति, जो आपके सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। क्या केवल पादप में जो है कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति, या जंतुओं में, या इन दोनों में हो सकती है, या फिर किसी में नहीं। जो कोशिका भित्ति है ना वो किस में पाई जाती है, तो देखिए जो कोशिका भित्ति है ना वो आपके केवल जो है आपके जो आपके केवल जो है पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादप में पाई जाती है, क्योंकि ये कोशिकाओं को जो सुरक्षा प्रदान करती है। समझ में आई ना, कोशिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ ये प्रश्न सही है।
इसमें पूछा है कि जो आरबीसी आपकी लाल रक्त कोशिका आरबीसी, ठीक है, उसका जीवन काल पूछा है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 60 दिन का होता है, 90 दिन का होता है, या 120 दिन, या 180 दिन। आरबीसी का जीवन काल पूछा है इन्होंने। तो देखिए आरबीसी की अगर हम जीवन काल की बात करें ना, तो वो लगभग 120 दिन का होता है। कितना होता है? लगभग 120 दिन का, ठीक है। और ये जो लाल रक्त जो कोशिकाओं का जो औसत जीवन काल है 120 होता है। ये जो है अस्थि मज्जा होता है ना, ठीक है, बोन मेरो, उसमें बनती है, ठीक है। अर्थात ये पलिया में जिसको क्या करती है, नष्ट कर देती है। पलिया में जो स्प्लीन होता है ना, उसमें नष्ट होती है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए, तो इसमें क्यों क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि ध्वनि जो है किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है? अच्छा, जो ध्वनि है ना, वो सबसे तेज गति से यात्रा किसमें करती है? क्या हवा में सबसे तेज करती है, या पानी में, या निर्वात में, या इस्पात में? जो ध्वनि है वो किसमें जो है सबसे तेज गति से यात्रा करती है? क्या ध्वनि हवा में तेज यात्रा करती है गति से, क्या पानी में तेज गति से यात्रा करती है, या निर्वात में तेज गति से यात्रा करती है, या इस्पात में? किसमें जो है तेज गति से यात्रा करती है? तो देखिए ध्वनि जो है वो आपकी इस्पात में ना तेज गति से यात्रा करती है। समझ में आई? देखिए ध्वनि को यात्रा करने के लिए क्या करता है, एक जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो जो है एक मतलब ठोस और सबसे तेज, क्या एक ठोस और एक सबसे तेज, और तरल, जो तरल होता है ना वो, इसमें जो सबसे तरल में तो सबसे धीमी गति से चलती है, ठीक है। इस्पात एक ठोस है, क्या एक ठोस है, इसलिए जो है ठोस इस्पात के अंदर क्या करती है, सबसे तेज गति से जो है चलती है। समझ में आ गई? तेज गति से यात्रा करती है। समझ में आ गई? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अब चलते हैं हम बाद 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी बिल्कुल आसान सवाल दे दिया इन्होंने, ये पिछले एग्जाम में आए हुए सवाल है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी सभी को पता है स्टेबिज की होती है, स्टेबिज, ठीक है। बी ऑप्शन। ये कहाँ होती है? तो ये कान में होती है, ठीक है। कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। चलिए आगे, चलिए अब चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी हाल ही के एग्जाम में आया था ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने की थी, या रॉबर्ट कोच ने की थी, या जोनास साल्क ने की थी? किसने की थी इनमें से पेनिसिलिन की खोज? देखिए पेनिसिलिन की जो खोज है वो आपके 1928 के समथिंग हुई थी। कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। अब याद रखना, मतलब ये खोज की थी आपके अलेक्जेंडर ने, ठीक है। जो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर है उन्होंने की थी, ठीक है। कब की थी? 1928 में। लेकिन गलती से क्या दुनिया के जो पहले है ना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज, ये गलती से हुई थी, याद रखना, ये गलती से की गई खोज है। इन्होंने खुद मतलब इन जो भी बुक है ना उसमें लिखा गया है कि गलती से, ठीक है। मतलब कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग ने 1928 में गलती से दुनिया के जो पहले जो एंटीबायोटिक की पेनिसिलिन की खोज की थी। समझ में आ गई? तो इसमें जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने अब 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? पौधों का कौन सा भाग है वो जो प्रकाश का जो है संश्लेषण करता है? क्या जड़ है, या तना है, या पत्ती है, या फूल है? कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण करता है पौधों का? देखिए पौधों का जो भाग है ना, पत्ती वाला, जो पत्ती है ना, पत्ती, ये प्रकाश से संश्लेषण के लिए मुख्य स्थान होती है। समझ में आ गई? क्योंकि इसमें क्या है ना, क्लोरोफिल नामक एक जो हरा वर्णक होता है। क्या होता है? जो क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक, वर्णक होता है, ठीक है। समझ में आ गई? इसलिए जो है पत्ता, जो पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण जो है आपके संश्लेषण का मुख्य स्थान होती है। समझ में आ गई? तो इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज पूछा है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में हम सभी को पता है, ठीक है, लोह में लोहा ही पाया जाता है, खून, ठीक है, तो लोहा पाया जाता है, ठीक है। वो क्या ना, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये क्या है? कि प्रोटीन है। क्या है कि ये प्रोटीन है। समझ में आ गई? जो आपके जो लाल रक्त जो कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, इसमें लोहा अर्थात जो आयरन है ना, आयरन, आयरन होता है,
और ये जो है ऑक्सीजन को जो है हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, यही जो है हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अब अपने जो आपके 17वां प्रश्न उनके ऊपर। इसमें पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग कितना समय लेता है? क्या वो 6 मिनट लेता है, या 8 मिनट 20 सेकंड, या 10 मिनट, या 12 सेकंड? 12 मिनट है ना। तो देखिए सूर्य मतलब जब पृथ्वी पर पहुंचता है ना, तो वो लगभग आपके समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकंड का। कितना लेता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, लेकिन ये एग्जाम आया हुआ था इसलिए यहाँ पे भी है आपके सामने। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए आगे, चलिए 18वां प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? क्या 37 डिग्री सेल्सियस, या 38 डिग्री, या 39 डिग्री, या 40 डिग्री सेल्सियस? कितना होता है? तापमान पूछा इन्होंने, क्या पूछा है? तापमान। तो देखिए अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें ना, सामान्य तापमान की, तो वो लगभग होता है आपके 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चले, ये तो बिल्कुल आसान से सवाल थे अब तक तो। ठीक है, लेकिन ये किसी ना किसी एग्जाम में मतलब आया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है ना, वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? क्या वो जो है सौर मंडल में पाई जाती है, या समताप मंडल, या जो मध्यमंडल होता है उसमें, या बहिरम मंडल? ठीक है, वायुमंडल किस में पाई जाती है? तो देखिए पहले आप ध्यान से सुनिए, जो आपकी ओजोन परत है ना, समताप मंडल में क्या है ना, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, जो में क्या करती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है ना, पैरामैग्नेटिक किरणें, जिसे हम बोलते हैं ना यूवी। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूवी। यूवी की जो किरणें होती है ना, मतलब जो हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणें होती है ना, उससे बचाती है। ठीक है, उससे बचाती है। तो इसमें बी बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में। लेकिन वो जो क्या करती है, हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है ना, पैरामैग्नेटिक यूवी किरणें, उनसे हमें क्या करती है? बचाती है। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे, चलिए तो 20वां प्रश्न कौन सा है? 20वां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग के बारे में पूछा है, किसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग? किसकी कमी से होता है? ये किसी ना किसी एग्जाम में छपता है ना, तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपके विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो बच्चों के अंदर होता है, याद रखना, चाइल्ड। ठीक है, बच्चों में होता है। ठीक है, और इसमें क्या करती है, जो हड्डियाँ होती है वो आपकी नरम और कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स रोग की कमी से क्या होता है, जो बच्चों के अंदर जो हड्डियाँ वो है कमज़ोर हो जाती है। एक तो नरम हो जाती है, और नरम होगी तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि जो बिजली का बल्ब होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? बिजली का जो घर में बल्ब लगा होता है ना, उसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है? अगर आप मान लो बल्ब को जो है, मतलब इस बल्ब को, अगर आप इसके ऊपर वाला कांच को आप हटा दो, बिल्कुल इसको हटा दोगे, हटा देने के बाद में अगर आप इसे जलाओगे ना, इसे जलाओगे तो ये ऑटोमेटिक फ्यूज हो जाएगा। समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसमें एक गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस है? क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है? देखिए अगर हम बल्ब की बात करें ना, तो उसके अंदर जो आपके नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी होती है? नाइट्रोजन। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसको जलने से बचाने के लिए, उसको जलने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन या एक आपकी एक गैस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ना आर्गन। ठीक है, आर्गन या ऑर्गन गैस। ठीक है, ये होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये अक्रिय गैस से भरी होती है, सक्रिय नहीं, याद रखना, अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय, अक्रिय। ठीक है, ये अक्रिय गैस होती है। ठीक है, वो भरी होती है। अगर मान लो हम मैंने पहले बता दिया था, अगर हम बल्ब के ऊपर वाले शीशे को हटा दे, इसको हटा देना, तो क्या करेगी वो? अपने आप फिलामेंट जो है फ्यूज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, एक तो आपकी याद रखना, एक तो होती है नाइट्रोजन। अगर इस ऑप्शन के अंदर ऑर्गन भी होता ना, तो हम वही लगाते। और अगर ऑर्गन होता तो जो एग्जामिनर है वो आपको दोनों ऑप्शन देता, बी या सी दोनों। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देता। समझ में आ गई? तो ऑर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैस भरी होती है। ठीक है, चलिए
तो चलिए आगे। चलिए तो अब चलते हैं हम 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि जो सर्वग्राही है उसका रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही का रक्त समूह पूछा है इन्होंने, कौन सा है। देखिए अगर हम सर्वग्राही समूह की बात करें ना तो वो है आपके AB, सर्वग्राही, ठीक है, लेने वाला है ना। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मतलब जो रक्त समूह जो AB वाला व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी समूह जो मतलब कि AB वाला व्यक्ति होता है ना, ध्यान से सुनो, जो AB वाला व्यक्ति है वो आपके किसी से भी मतलब A और आपके एक हो गया B और एक हो गया AB और एक हो गया आपके O, ठीक है, इन चारों से वो रक्त ले सकता है। क्या ले सकता है, रक्त, ठीक है, ले सकता है, याद रखना, ले सकता है। समझ में आ गई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ग्राही मतलब लेने वाला, ठीक है, सर्वग्राही लेने वाला, ठीक है। तो ये कौन सा है, C। चलिए आगे। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। अच्छा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में अंतर पूछा है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या। इन कोशिका झिल्ली का अंतर है या कोशिका भित्ति का अंतर है या माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसका अंतर है या केंद्रक का अंतर है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक, इनमें से जो है किसका जो है कोशिका, जो आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मुख्य अंतर पूछा दोनों में। तो देखिए अगर दोनों के अंतर की बात करें ना तो वो होती है आपकी कोशिका भित्ति का। क्या होती है, कोशिका भित्ति, ध्यान से सुनिए, किसका होता है, कोशिका भित्ति का। मतलब कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, याद रखना, जो कोशिका भित्ति है वो आपके पादप कोशिका में ही पाई जाती है, समझ में आ गई। जबकि जो जंतु कोशिकाओं में है ना ये नहीं पाई जाती। जो कोशिका भित्ति है, याद रखना, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ये इसमें नहीं पाई जाती, याद रखना। समझ में आ गई बात। तो इसमें B ऑप्शन बिल्कुल सही है। चले आगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने 24वें प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें पूछा गया कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक, अच्छा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है इन्होंने ना। तो चार्ल्स डार्विन है या ग्रेगर मेंडल है या लुई है या जेम्स है। कौन है इनमें से जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वो कौन सा शख्स है जिसने जो है आनुवांशिकी की खोज की, अथा फादर ऑफ आनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए जो ग्रेगर मेंडल है ना आपके, कौन, ग्रेगर मेंडल, याद रखना, मेंढक नहीं मेंडल, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने जो मटर जो होता है ना, मटर के जो मटर का जो पौधा होता है ना उसका प्रयोग करके जेनेटिक्स, उसके नियमों की खोज की थी। किसकी खोज की, जो आपकी जेनेटिक्स होती है ना, आनुवांशिकी, उसकी खोज की सी, याद रखना, खोज की थी किसकी, मटर के पौधे से, ठीक है। अगर आ जाए ना एग्जाम में किसके पौधे थे तो मटर के पौधे से। किसने की थी, ग्रेगर ने, मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने की थी, याद रखना। चले आगे। तो इसमें B ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है इन्होंने ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। क्या वोल्ट है, एम्पियर या ओम है या वाट है, क्या है, क्या हो सकता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ना, किस में मापा जाता है, ऐसा पूछा है बेसिकली ना। विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है, तो मापा जाता है आपके एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। तो इसमें B ऑप्शन बिल्कुल सही है। और याद रखना कि जो वोल्ट जो है, वोल्ट होता है ना, मतलब कि जो विभवांतर, ठीक है, ओम जो होता है, ओम वो प्रतिरोध होता है। और वाट, देखिए वाट क्या होता है, वाट शक्ति का प्रतीक है। देखिए चारों ऑप्शन समझ लीजिए, वाट क्या है, शक्ति, ठीक है, वाट क्या है, शक्ति हो गई। और जो ओम होता है ना, ओम ये प्रतिरोध है, क्या है ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, ठीक है। और जो एम्पियर है वो मैंने बता चुका हूँ मैं, वो किसका है, जो एसआई का मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक कौन है, मतलब विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, सीधा समझिए, ठीक है। और जो आपके वोल्ट होता है वो क्या है, विभवांतर, ठीक है। वोल्ट क्या है, विभवांतर है। समझ में आ गई। चले आगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, B सही है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है पौधों में जो जाइलम होता है ना, जाइलम, उसका क्या कार्य होता है। जाइलम का कार्य पूछा है इन्होंने। पौधे में जो जाइलम होता है ना उसका कार्य क्या है।
क्या उसका कार्य भोजन को परिवहन करना है, या जल का परिवहन, या गैसों का परिवहन, या फिर हार्मोन। ठीक है, जाइलम का कार्य पूछा इन्होंने पौधों में। देखिए पौधों में अगर जाइलम की बात करें ना तो वो करता है जल का परिवहन। क्या करता है? जल का परिवहन। ठीक है, क्या करता है? जल का परिवहन। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। मतलब जाइलम जो है उत्तक जो पौधों में जो जड़ और जो पत्तियों तक है ना, जल और खनिजों को जो परिवहन करता है। ठीक है ना, याद रखना जाइलम जो है उत्तक जो आपके पौधे होता है ना उसमें जड़ों और जो पत्तियों तक है ना जल और खनिजों का जो क्या करता है? परिवहन करता है। समझ में आ गई बात? तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं अब अपने 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है कि जो डायनामाइट है ना उसका आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट की खोज किसने की थी? क्या अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, या थॉमस ने की थी, या अलेक्जेंडर ने की थी, या जेम्स ने की थी? किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? देखिए डायनामाइट की खोज देखिए आप 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। ठीक है, और किसने की थी? तो वो आपके अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। समझ में आ गई बात? 1867 में की थी किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। याद रहेगी? ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे। चलिए चलते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्या हीलियम सबसे हल्का तत्व है, या लिथियम, या हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन? इनमें से सबसे हल्का तत्व पूछा है इन्होंने, कौन सा है? देखिए अगर हम सबसे हल्के तत्व की बात करें ना तो वो होती है आपके हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। जिसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें ना, परमाणु, अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, ठीक है, क्रमांक की बात करें ना तो वो होती है आपकी, एक सेकंड ये यहाँ गलत लग गया ना। ठीक है, अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें ना तो वो आती है एक। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? एक ही होता है। ठीक है, याद रहेगी? ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है कि किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? अच्छा, भूकंप बेसिकली यही पूछा है, भूकंप को मापने का यंत्र पूछा है इन्होंने। ठीक है, भूकंप जो है उसको किस में मापा जाता है भूकंप को? क्या बैरोमीटर है, या सिस्मोग्राफ है, या जो हाइग्रोमीटर है, या एमीटर है? देखिए भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का। ठीक है, सिस्मोग्राफ का, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मतलब कि एक ऐसा उपकरण है जिसका जो उपयोग है भूकंप की जो गति होती है ना, तीव्रता, उसको और उसकी जो अवधि होती है ना, अवधि, अवधि, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे। चलिए तो अब चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अच्छा धमनी पूछिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, अभी आप ये सोच के ये मत लगा देना कि माँ धमनी है तो सबसे बड़ी है, महा है ना, माँ धमनी सबसे बड़ी। क्या हो सकता है? माँ धमनी सबसे बड़ी है? कौन सी है सबसे बड़ी धमनी पूछा है इन्होंने? तो बिल्कुल सही है, जो माँ धमनी है वो आपके सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है, मानव शरीर में जो आपकी माँ धमनी है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो आपके जो मतलब हृदय से ऑक्सीजन जो उसको रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है, मतलब हृदय से ऑक्सीजन होता है ना उसको, उस रक्त को जो है पूरे शरीर में पहुंचाती है। ठीक है, तो जो माँ धमनी है वो आपकी सबसे बड़ी धमनी है मानव शरीर में। चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं हम अब 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है कि जो पौधों में फ्लोएम, पौधों में जो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? अच्छा, फ्लोएम का कार्य पूछा है। पौधों में जो फ्लोएम होता है ना उसका कार्य क्या है? क्या वो जल का, पहले क्या पूछा? पहले तत्व पूछा था, अब क्या पूछा? फ्लोएम पूछा है। पहले पूछा था जाइलम, है ना, अब क्या पूछा है? अब क्या पूछा है? फ्लोएम। पहले क्या पूछा था? जाइलम। पहले पूछा था हमें जाइलम। ठीक है, अब क्या पूछा है? अब पूछा है फ्लोएम। अब आपको बताना है कि पौधों में जो फ्लोएम होता है ना उसका कार्य क्या है। देखिए पौधों में जो फ्लोएम का जो कार्य होता है ना वो होता है आपके भोजन को परिवहन करना। क्या करना? और जाइलम में, जाइलम में मैंने बताया था ना, जाइलम, जाइलम में होता है आपके जल का परिवहन करना। किसका? जल का। समझ में आई? जाइल मतलब कि जाइलम से आप समझे जल और फ्लोएम से भोजन। ठीक है,
समझ में आ गई। तो इसमें क्या कार्य होता है, भोजन का परिवहन करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये भी किससे होती है, ये भी आपके जो पत्तियों से जो है बने भोजन को क्या करती है, पौधों के मतलब जो अन्य भाग होता है ना पौधों का जो अन्य भाग, इन सभी में क्या करती है, पहुंचाती है। समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए आगे, तो इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं, ये पूछा है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं हृदय में। देखिए मानव हृदय में जो आपके 4 कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, 4, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन भी 4 कक्ष होते हैं। 2 कौन से होते हैं, देखिए अब ध्यान से सुन। 2 तो होते हैं आपके, मतलब कि 2 कक्ष तो होते हैं आपके अलिंद। कौन से होते हैं, अलिंद, अलिंद होते हैं। और दो होते हैं आपके, 2 तो होते हैं अलिंद और 2 होते हैं आपके नील्य। क्या होते हैं, नील्य। ये 4 कक्ष होते हैं, 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं नील्य। समझ में आ गए आप, ठीक है। चले आगे, चलिए तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है कि शुष्क बर्फ जो ड्राई आइस होती है ना, वो क्या है, ड्राई आइस क्या है, ये पूछा है। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, क्या वो ठोस जल है, या जबकि ठोस जो ऑक्सीजन है, या ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस नाइट्रोजन है। क्या है ड्राई आइस, क्या है। देखिए अगर हम ड्राई आइस की बात करें ना, तो ड्राई आइस जो है आपके ठोस कार्बन डाइऑक्सीजन है। क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या करती है ना, ये जो आपके सीधे गैस में बदल जाती है, क्या करती है, ये ठोस अवस्था में है, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, मतलब कि शुष्क बर्फ जो है ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये क्या करती है, ये सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये क्या करती है, सीधे गैस में बदल जाती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 34वें प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु परमाणु होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, ये पूछा है ना। तो बताइए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, या केवल प्रोटॉन होता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें ना कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो वो होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, ठीक है। अब ये करते क्या, देखिए परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन जो कि आपके धनावेशित होता है, क्या होता है, धनावेशित। लेकिन जो आपके न्यूट्रॉन होता है ना, वो होता है आपके अनावेशित। ये क्या होता है, अनावेशित, और ये क्या होता है, धनावेशित। याद रखना, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और जो आपके नाभिक के चारों ओर घूमते, मतलब एक तो होगा न्यूट्रॉन जो आपके मतलब कि अनावेशित होगा, और जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके धनावेशित हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन, हालांकि इसमें ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में होता ना तो वही होता, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता ना वो इसके चारों तरफ घूमेगा। समझ में आ गई, इसके चारों तरफ घूमेगा। समझ में आ गई बात, नाभिक के क्या करता है, ये चारों तरफ घूमता है। कौन, इलेक्ट्रॉन घूमता है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ घूमता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो आपके धनावेशित होगा, और न्यूट्रॉन जो है आपके अनावेशित होगा। समझ में आ गई बात, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चले आगे, चलिए तो चलते हैं हम अपने 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी का कारण होता है। जो मलेरिया है ना, वो किस परजीवी का कारण होता है। क्या बैक्टीरिया का होता है, वायरस, या जो आपके प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है ना उसका होता है, या फिर कवक का होता है, किसका होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, या फिर कवक, किसका होता है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए जो आपके मलेरिया होता है ना, वो होता है आपके प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये एक नाम है, क्या होता है, एक परजीवी होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो आपके मादा होता है ना, मादा एनाफिलीज नाम का एक मच्छर होता है। क्या होता है, मादा जो एनाफिलीज नाम का एक मच्छर होता है, उसके काटने से फैलता है। किसके काटने से, एनाफिलीज, याद रखना, किसके काटने से फैलता है ये, एना, जो आपके फिलीज होता है ना, फिलीज, एनाफिलीज क्या होता है, एक मच्छर होता है, ठीक है, मच्छर, ठीक है, उसके काटने से फैलता है ये। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मलेरिया के अंदर जो आपके प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है ना, वो किसके कारण फैलता है, वो फैलता है आपके एक मादा मच्छर होता है जिसका नाम है एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। चले आगे, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक का जो टीका है ना, उसकी खोज पूछी किसने की थी।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए चेचक के टीके की खोज किस थी आपके जेनर साहब ने, किसने? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, ये तो सभी क्या आता होगा, ये हाल ही में 2-3 एग्जाम में पूछा गया सवाल था ये। ठीक है, 2-3 एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? तो याद रखना ये की गई थी लगभग 1796 के आसपास। ठीक है, 1796 में की थी। ठीक है, चेचक की टीके की जो पहले की खोज है ना इन्होंने की थी, मतलब एडवर्ड जेनर साहब ने 1796 में चेचक के पहले टीके की खोज करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। चलिए आगे, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पूछी इन्होंने, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्या वो लोहा है सबसे अधिक, या तांबा है, या एल्यूमिनियम है, या सोना है? कौन सी धातु है वो? देखिए अगर हम पृथ्वी पर बात करें ना, तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो किसकी बनी होती है? क्रस्ट से, क्रस्ट से बनी होती है ना पृथ्वी की ऊपरी परत। ठीक है, वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम होगी, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत है वो किससे बनी होती है? वो आपकी क्रस्ट से बनी होती है। ठीक है, क्रस्ट में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एल्यूमिनियम। समझ में आ गई? पृथ्वी की सबसे जो मतलब जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका क्रस्ट। ठीक है, और क्रस्ट में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? एल्यूमिनियम में पाया जाएगा धातु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी सही है। चलिए आगे, लोहा मत कर देना कोई एग्जाम में, वरना तांबा करना। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके? एल्यूमिनियम। चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं हम 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है पीलिया। पीलिया जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया रोग? पीलिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? क्या वो हृदय को प्रभावित करता है, या रक्त को जो यकृत होता है उसको करता है, या फेफड़े को करता है, या अग्नाशय को करता है? किसको करता है? देखिए जो आपके पीलिया होता है ना, वो आपके यकृत को प्रभावित करता है। किसको करता है? यकृत को। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? पीलिया जो है यकृत को इसलिए प्रभावित करता है जिससे जो बिलीरुबिन का जो स्तर है ना वो बढ़ जाता है। किसका? बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, और जो आपके त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। किसका? त्वचा और आंखों का, त्वचा और आंखों का क्या होता है? रंग पीला पड़ जाना। ठीक है, आप मारवाड़ी में तो कभी है ना आंखें अंधे कह देवे कि पीलियो है ही नहीं कहवे ना, तो वो किससे होता है? इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो प्रभावित कौन सा अंग कौन सा प्रभावित होता है? वो होता है बिलीरुबिन का स्तर बढ़ता है, तब क्या होता है? त्वचा और आंखों का रंग क्या करता था? पीला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे, चलिए चलते हैं अपने 39वें प्रश्न की ओर। इसमें हो गया ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार पूछा है, किसने किया था? क्या गैलीलियो ने किया था, या निकोल्स ने किया था, या आइजैक ने किया था, या जेम्स ने किया था? किसने किया था? देखिए जो आपके दूरबीन का आविष्कार है ना वो 1609 के समथिंग हुआ है। कब हुआ था? 1609, लगभग 1609 में किया था। और ये एक क्या थी? एक खगोलीय दूरबीन थी। कौन सी थी? खगोलीय दूरबीन, खगोलीय। ठीक है, क्या थी? ये एक खगोलीय। ठीक है, इसका विकास किया गया था, मतलब इसका जो उपयोग है वो आपके खगोलीय को मतलब अवलोकन करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ये किया किसने था? तो ये आपके किया था गैलीलियो ने। गैलीली है ना, गैलीलियो, गैलीली नाम अजीब है ना, तो याद रखना है गैलीलियो, गैलीली ने किया था। कब किया था? 1609 में किया था। ये कौन सी दूरबीन थी? ये खगोलीय दूरबीन थी, मतलब खगोलीय जो आपकी दूरबीन का विकास किया गया था। ठीक है, और इसका उपयोग आपके खगोलीय, अगर खगोलीय है तो इसका अवलोकन करने के लिए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है कि कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? क्या रॉबर्ट हुक और एंटोनी बोर ने दिया था, या जो स्लाइडन साहब ने उन्होंने दिया था, या रॉबर्ट ब्राउन और जो विर्चो ने दिया था, या चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने दिया था? किसने दिया था? देखिए जो आपके मतलब कोशिका का सिद्धांत है ना वो दिया था आपके स्लाइडन और सावन ने। ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने दिया था। ठीक है, अब कब दिया था ये आप याद रखें तो ठीक है, वरना इनका नाम तो याद रखना। ये दिया गया था लगभग 1838 या आपके लगभग 39 के समथिंग। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। समझ में आ गई बात?
ठीक है। इसमें मतलब कहा गया था कि जो आपके सभी जीव होते हैं ना, सभी जीव, जो सभी जीव है, जीव, ठीक है, वो आपके कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इन दोनों भाई साहब ने कहा था जब इन्होंने सिद्धांत दिया था ना 1838 और 1839 में। तब इन्होंने कहा था जो सभी जीव है वो आपके किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए चलते हैं अब 41वें प्रश्न की ओर। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41वां प्रश्न है कि बल का ऐसा ही मात्रक पूछा इन्होंने। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा इन्होंने। बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है? क्या है बल का ऐसा ही मात्रक पूछा इन्होंने? देखिए, अगर हम बल का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वो है आपके न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये मतलब कि आपके ये किसी अगर वस्तु के द्रव्यमान और जिसका जो त्वरण का जो गुणनफल है उससे है। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं हम 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? जो ध्वनि तरंगे है वो किस प्रकार की तरंगे हैं? क्या वो अनुप्रस्थ है, या अनुदैर्घ्य है, या विद्युत चुंबकीय, या ये सभी है? देखिए, अगर हम बात करें ना ध्वनि तरंगों की, तो जो ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्घ्य है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्यों? क्योंकि जिनमें इनके कारण क्या होता है, माध्यम के जो कण जो है तरंग की, इसकी गति में जो गति की दिशा होती है ना, उसी में कंपन करते रहते हैं। मतलब इसकी दिशा ऐसी है ना, तो इसी में क्या करेंगे? कंपन करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर इनकी दिशा ऐसी है तो अगर मान लो इनकी दिशा ऐसी है तो इसमें क्या करेंगे? कंपन करेंगे। समझ में आ गई? मतलब जिस तरफ दिशा होगी उस तरफ ही कंपन करनी। समझ में आ गई? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य में तरंगे होती है। समझ में आ गई बात? चले आगे। चलिए तो चलते हैं हम अपने 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है कि कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन, किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क पूछा है, ब्रेन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका झिल्ली, या केंद्रक, या लाइसोसोम? देखिए, अगर हम बात करें ना कि जो कोशिका का मस्तिष्क है तो वो आपके किसको कहा जाता है? मस्तिष्क की बात करें तो केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब कि केंद्र को ही कोशिका का मस्तिष्क, या आप ऐसा बोल सकते हो नियंत्रण कक्ष, क्या बोल सकते हो? नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की जो सारी गतिविधियां ना वो किस में नियंत्रण होती है? वो इसी में नियंत्रण होती है, इसी में होती है, तो इसलिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 44वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? स्तनपाई, अच्छा, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? क्या हाथी सबसे बड़ा स्तनपाई है, या जो व्हेल है वो है, या जिराफ है, या गोरिल्ला है? देखिए, अगर हम सबसे बड़े मतलब कि जो स्तनपाई की बात करें ना तो आपके वो है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू जो व्हेल होती है ना वो है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मतलब ब्लू व्हेल जो पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा मतलब ज्ञात जानवर ही है। क्या ये एक ज्ञात जानवर? ठीक है, सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात जानवर है ये, और ये सबसे बड़ा स्तनपाई होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जो दूध है उसमें जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ध्यान रखना, नहीं पूछा इन्होंने। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्या दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता, या बी, या सी, या डी? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दूध के अंदर? तो देखिए, दूध में लगभग जो है सभी विटामिन होते हैं, लेकिन जो विटामिन जो सी है ना आपकी, विटामिन सी, इसकी दूध में लगभग याद रखना सभी विटामिन होते हैं, लेकिन जो विटामिन सी की मात्रा ना वो बहुत कम, या नगण्य, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल हो तो हो। ठीक है, मतलब नगण्य होती है। ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा। ठीक है, तो विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है, ऐसा समझे। समझ में आ गई? बाकी विटामिन दूध के अंदर जो है सारे होते हैं, समझ, सभी विटामिन होते हैं दूध में, याद रखना। लेकिन विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होगी। समझ में आ गई? कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन बहुत कम या नगण्य होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें आगे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते हैं अपने 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है कि जल का क्वथनांक है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जल का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इन्होंने ना, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब बढ़िया सवाल है ये।
ठीक है। वो डिग्री जो सेल्सियस है 100 डिग्री है या 273 डिग्री या 273 डिग्री, कौन सा होगा इसके अंदर? जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जल का, वो क्या है? तो याद रखना वो होता है आपके लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, मतलब जो शुद्ध जल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बात करें ना, ठीक है, मतलब जो आपके मानक जो वायुमंडलीय दाब पर अगर बात करें तो वो आपके लगभग होगा 100 डिग्री जो आपके सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि है वो जिसे मास्टर ग्रंथि कहलाती है? वो कौन सी ग्रंथि है जिसे जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं हम? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं हम? पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है अन्य की तरह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को क्या करती है? नियंत्रित करती है। समझ में आ गई? जो अन्य जो ग्रंथि है ना, उनके अलावा जो है जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ना, उनके कार्य को क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। ये जो पीयूष ग्रंथि है वो आपके उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, चलिए तो चलते हैं हम अपने 48वें प्रश्न की ओर। 48 48वां प्रश्न है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा इन्होंने। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो आपके CO2 है। क्या है? CO2। ये तो सभी को पता है ना, क्या है? CO2। जिसमें क्या करता है ना, कार्बन का एक जो परमाणु और एक ऑक्सीजन के क्या होते हैं? दो परमाणु होते हैं, याद रखना। एक तो होता है आपके ऑक्सीजन का और एक होता है आपके परमाणु का। इन दो का क्या होता है? कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु, याद रखना। कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 49वें प्रश्न की ओर। इसमें कौन सा सही है? बी वाला बिल्कुल सही है। 49वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? क्या अग्नाशय है, या जो आपके थायराइड है वो है, या दिवक है, या पीयूष ग्रंथि है? कौन सी है? देखिए, अगर हम मानव शरीर की बात करें ना, तो जो थायराइड ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना। अब ये कहाँ होती है? ये देखिए आप, जो आपकी ये ग्रंथि होती है ना थायराइड वाली, ये आपके कहाँ होती है? गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गले में। याद रखना, जो थायराइड ग्रंथि है वो आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये गले में स्थित होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। तो इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है कि कोशिका के किस अंग को, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली, कोशिका का वो कौन सा अंग है जिसे जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में देना। चलो, मैं इसके बारे में एक चीज़ जरूर बता सकता हूँ। इसको आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। एंजाइम होते हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। देखिए, इसको आत्मघाती इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं जो आपके जो इसमें क्या करते हैं, कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? और क्षतिग्रस्त होने के बाद में क्या करती है? इसे पचा लेती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो कोशिका के जो क्षतिग्रस्त होने पर क्या करती है? उसे पचा लेती है। समझ में आ गई? इसी कारण जो इसे इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली बोला जाता है। अब वो कौन है जिसे आत्मघाती बोला जाता है? क्या वो जो है आपके राइबोसोम है, या आपके लाइसोसोम है,